Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. So the first article is on the aspects of NIA. So यहाँ पर बात करेंगे ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, ये टेररिज्म को कैसे रिलेट करता है, टेररिज्म को कैसे काउंटर करता है, क्या क्या पावर्स है इसके पास, क्या क्या इश्यूज हैं इसके पास. So all those things we'll be looking in a comprehensive manner in our first article. The second one is regarding the abortion. So यहाँ पर बात करेंगे abortion के कौन से लॉज हैं इंडिया में, उन लॉज के क्या क्या बारीकियां हैं, एबॉर्शन के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसे भी समझेंगे, एबॉर्शन में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे इन आवर सेकेंड आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द थर्ड वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one that is on the aspects of NIA. अब ये जो NIA है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? क्योंकि इसकी जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में जो हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसे रोकने के लिए, इसे खत्म करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया में है दैट इज द NIA. और इसीलिए NIA के पास काफ़ी पावर्स हैं और यूपीएससी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से के लिए एनआईए को समझना काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ. सो व्हाट इज एनआईए? एनआईए एज यू ऑल नो, एनआईए एक एब्रिविएशन है किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. दैट मींस ये जो एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है वो नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है. अब ये एजेंसी क्या इन्वेस्टिगेट करती है? दिस एजेंसी पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म. और ये काउंटर टेररिज्म के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए है. और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द MHA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इसका जो गठन था, इसका जो फॉर्मेशन था दैट वाज सून आफ्टर द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स. मुंबई टेरर अटैक्स में जो इश्यूज हम लोग ने फेस किए, जो लैप्सेस हम लोग ने फेस किए इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच में, या इंटरनल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन के जो लैप्सेस जो हम लोग ने फेस किए, उसके बाद हमें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन की जरूरत है. और हमने काफी सारे अप्रोचेस लाए, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी लाए उसके आफ्टर. एंड वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मुंबई टेरर अटैक के बाद सून आफ्टर दैट अटैक वी फॉर्म इज द NIA. और यहाँ पर NIA के पास काफी सारे पावर्स हैं. प्लीज रिमेंबर दैट NIA जो है, NIA टेरर केसेस के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है थ्रू आउट द कंट्री, पैन इंडिया. वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता है. एट द सेम टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि उसे किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. प्लीज रिमेंबर, उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. व्हाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई में भी सिमिलर आपके एस्पेक्ट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है थ्रू आउट द कंट्री. बट अगर उसे किसी भी स्टेट में कोई भी ऑफेंसेस से रिलेटेड उसे अगर इन्वेस्टिगेट करना है, देन सीबीआई को जनरल कंसेंट के बेसिस पर स्टेट से परमिशन लेनी होती है. अगर कोई स्टेट है जो कि सीबीआई के साथ जनरल कंसेंट शेयर नहीं करता, या स्टेट जो है वो सीबीआई को कंसेंट प्रोवाइड नहीं करता, देन सीबीआई उस पर्टिकुलर स्टेट में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. बट ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस एनआईए के पास नहीं है. दैट इज द पावर ऑफ एनआईए. अब देखते हैं कि क्या क्या है जुरिडिक्शंस. तो जुरिडिक्शंस की बात करें, सो एज यू ऑल नो, क्योंकि ये नेशनल लेवल एजेंसी है तो ये थ्रू आउट द इंडिया, होल ऑफ इंडिया में इन्वेस्टिगेट कर सकता है. बट यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल्सो अप्लाई कर सकता है ऑल दोस एस्पेक्ट्स किसमें? ऑन द इंडियन सिटीजन जो कि आउटसाइड द कंट्री है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इंडियन सिटीजन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, बट दे आर पोस्टेड आउटसाइड. या कोई शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड तो है बट इंडिया से बाहर कहीं डिप्लॉयड है. या कोई ऑफेंस हो रहा है जो कि इंडियन आपके पर्संस या इंडियन सिटीजन्स कमिट कर रहे हैं जो कि इंडिया से बाहर है. सो इन सब एस्पेक्ट्स में अगर टेररिज्म का इन्वॉल्वमेंट है या टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, देन एनआईए वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है. सो यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ पावरफुल दिस एजेंसीज. और क्योंकि यहाँ पर डायनामिज्म काफी ज्यादा है, जुरिडिक्शन काफी ज्यादा है, और इसीलिए एजेंसीज के काफी सारे रीजनल ऑफिसेस हैं. एज टुगेदर 8 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में स्प्रेड ओवर है. अब रिसेंटली 2019 में जो एनआईए का ओरिजिनल एक्ट था दैट वाज एनआईए एक्ट ऑफ 2008.
इस एक्ट को हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स में चेंज किए हैं और इन चेंजेस इन अमेंडमेंट्स को समझना भी यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चेंज जो हम लोग ने यहाँ पर किया दैट वाज कि एनआईए ओरिजिनली टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करता था, प्योरली टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करता था। बट इस अमेंडमेंट के थ्रू, इस चेंजेस के थ्रू हमने क्या किया, हमने काफी सारे न्यू ऑफेंसेस भी हमने इंक्लूड करवाए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपके काउंटरफिटिंग करेंसी, दैट मींस करेंसी को फेक करेंसी बनाना, या सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंसेस है, या साइबर टेररिज्म। सो इन जैसे ऑफेंसेस को भी हमने एनआईए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अनुसार हमने एनआईए को पावर दिए हैं। सो दिस इज मेकिंग श्योर कि एनआईए का जो पावर है, एनआईए का जो मैंडेट है, जो जुडिक्शन है, वो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि एनआईए के पास एस्पेक्ट्स हैं, पावर्स हैं, जुडिक्शन है कि वो इंडिया में तो इन्वेस्टिगेट करेंगी, बट एट द सेम टाइम अगर कोई इंडियन सिटीजन्स है जो कि कोई फॉरेन टेरिटरी में है तो उन्हें भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो ये जो पावर है दैट इज ऑल्सो गिवन एज पर दी एनआईए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। और यहां पर प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि अगर श्रीलंका में कोई अगर आपके ऑफेंसेस होते हैं इससे रिलेटेड तो एनआईए जाके इंडियन लॉज को वहां पर अप्लाई करेंगे। नो, इंडियन एजेंसीज जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल एनआईए, एनआईए श्रीलंका में जाएगा, वहां पर जो पर्सन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको तो वो कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे, बट द सेम टाइम सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है जो कि श्रीलंका अप्लाई करता है, या श्रीलंका के जो डोमेस्टिक लॉज है उसे रेस्पेक्ट करके ही एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा या एनआईए चार्ज करेगा। और इसमें एक और मेजर चेंज जो कि किया गया था दैट वाज कि यहां पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे स्पेशल कोर्ट्स, और ये स्पेशल कोर्ट्स प्योरली एनआईए से रिलेटेड ट्रायल्स को देखेंगे, एनआईए से रिलेटेड ट्रायल्स को कंडक्ट कराएंगे। फॉर एग्जांपल आज के आर्टिकल में जो जिक्र है कि लुधियाना ब्लास्ट केस में अपने 8 नेशनल्स जो कि जिसमें कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं उन्हें भी हम चार्ज कर रहे हैं, तो उनका जो हियरिंग होगा, उनका जो ट्रायल्स होगा, दैट वुड बी कंडक्टेड बाय दी स्पेशल कोर्ट्स, वो नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं होंगे। एंड दैट इज अ पावर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है एज पर दी एनआईए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ एबॉर्शन। सो अब यहां पर एबॉर्शन के एस्पेक्ट्स को लीगल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हिस्ट्री को समझें तो 1960 तक जो एबॉर्शन है वो इलीगल था इंडिया में। इवन जो वुमेन है जो कि एबॉर्शन करते हैं या एबॉर्शन करवाते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो 3 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट फेल कर सकते थे, वो उन्हें जेल कर दिया जा सकता था अप टू 3 इयर्स, या उन्हें फाइन लगा दिया जा सकता था अंडर दी सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। फिर उसके बाद मिड 1960s में एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी का फॉर्मेशन हुआ नॉन एज दी शांतिलाल शाह कमेटी, जो कि डॉक्टर शांतिलाल शाह के अंडर था। और ये जो कमेटी है ये लिबरल व्यूज रखते थे और उन्हें भी वो चाहते थे कि मैटर्स जो हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, उन एस्पेक्ट्स में इंडिया को एक कानून की जरूरत है। और इसीलिए इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा और राज्यसभा में दे इंट्रोड्यूस्ड एन मेडिकल टर्मिनेशन बिल, जो कि पास होने के बाद जिसे हम लोग कहते हैं एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और इसे हम लोग एब्रीवेट करके एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि उस वक्त आपके जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, इसीलिए इट वाज एप्लीकेबल टू थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया में हर जगह एप्लीकेबल था एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ जो सेक्शन 312 है, सेक्शन 312 में भी हमने काफी सारे चेंजेस किए। वन ऑफ द चेंजेस वाज कि जो मिसकैरेज है, इनिशियली मिसकैरेज कोज करना या एबॉर्शन कोज करना भी इलीगल था। तो यहां पर हमने क्या किया, जो वॉलेंट्री मिसकैरेज है वो तो आपकी क्रिमिनलाइज है ही, वो तो आपको पनिश किए जा सकते ही हैं आईपीसी के अकॉर्डिंगली। बट अगर मिसकैरेज करवा रहे हैं टू सेव द वुमेन्स लाइफ, अगर किसी भी लड़की या किसी भी वुमेन के जिंदगी को सेव करने के लिए अगर आप मिसकैरेज कॉज करवा रहे हैं, देन इन दैट केस मिसकैरेज करवाना इज नॉट पनिशेबल, वो क्रिमिनलाइज नहीं था। और इसके बेसिस पर जो वुमेन है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो प्रोसिक्यूट नहीं करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी 312 एक्ट ऑफ आईपीसी। दैट वाज सम ऑफ द चेंजेस। अब बात करते हैं ये ओरिजिनल एक्ट दैट इज एमटीबी एक्ट ऑफ 1971 के बारे में।
सो इसके अनुसार 1971 के एक्ट के अनुसार हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अलाउ कर रहे थे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को। किसके थ्रू? अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करवाए या डॉक्टर्स करवाए। ये कौन होंगे? ये बेसिकली डॉक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। और इसमें दो स्टेजेस थे। दैट मीन्स अगर आपको एबॉर्शन करवाना है अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, दैट मीन्स जैसे ही यूट्रस में आपका इम्बेड होता है, जैसे ही फीटस डेवलप होता है, सो 12 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन अगर आपको एबॉर्शन करवाना है, देन आपको सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन लेना होगा। बट अगर 12 वीक से ज्यादा है, देन यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स। और इसके बाद अगर कोई लाइफ में कोई दिक्कत है, या जो बच्चा पैदा होगा उनमें कोई इश्यूज हैं, या जो माँ पैदा करेगी उनको अगर कोई सफरिंग होगी या कोई मेंटल अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं, ऐसे केसेस में कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए थे अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट ऑफ 1971। देन एक अमेंडमेंट लाया गया इन द ईयर 2021 नॉन एज द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसके बेसिस पर हमने ये कहा कि इनिशियली 12 वीक्स तक आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए था, और 12 वीक्स से 20 वीक्स तक आपको दो डॉक्टर्स के ओपिनियन चाहिए थे। इसको चेंज करके नाउ वी मेड श्योर कि यहां पर अगर आपको 20 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन करवाना है, देन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर इज सफिशिएंट। ये जो चेंजेस हैं, दिस इज समथिंग जो कि हमने किए अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसके बाद अगर आपको 20 टू 24 के बीच में अबॉर्शन करवाना है, देन यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स। सो यहां पर अबॉर्शन का जो एक्सटेंड है वो हमने बढ़ाया, जो टाइम पीरियड है वो हमने बढ़ाया आफ्टर कंसेप्शन। इसके साथ साथ काफी सारे एस्पेक्ट्स में हमने एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करवाए हैं कि किस किस केसेस में, रेप के केसेस में, मैरिटल रेप के केसेस में, या हेल्थ इश्यूज के केसेस में, क्या क्या इश्यूज में, डिवोर्स के केस में क्या क्या इश्यूज में आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का। दैट इज ऑल्सो गिवन अंडर दी सेक्शन 3B ऑफ द रूल, जो कि एमटीपी एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 के अंदर मेंशन है। बट इसमें काफी सारे इश्यूज थे। पहला इशू यहां पर यह है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करता वुमेन्स मैरिटल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई विडो है, कोई डिवोर्स्ड है, सो उसके अकॉर्डिंगली एबॉर्शन के जो राइट्स हैं उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। एंड दैट इज नॉट समथिंग जो कि एमटीपीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 में दिया गया था। सेम टाइम यहां पर एक मेजर प्रेफरेंस जो है, डिस्क्रिशन जो कहते हैं, वो डिस्क्रिशन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं उनके हाथ में दे दिया गया था। और डॉक्टर्स जो हैं अपने डिस्क्रिशन, अपने टैबूस के अकॉर्डिंगली वो टर्मिनेशन को चेंज कर सकते थे। सो यहां पर एक अनड्यू प्रेफरेंस जो है, डिस्क्रिशन जो है, वो आरएमपीज को दे दिया गया था। और इसे चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन 2021 एंड लेटर कोर्सेस इन 2022 पर्टिकुलर कहें, या सितंबर 2022 में एक मेजर चेंज सुप्रीम कोर्ट ने लाया। दैट चेंज वाज बेस्ड ऑन अ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया इन द जजमेंट कि ऑल वुमेन इन द कंट्री, ये डिपेंड नहीं करता कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, डजंट मैटर। रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, all women in the country can undergo an abortion up to 24 weeks. That means यहां पर उनके मैरिटल स्टेटस को हम लोग नहीं देख रहे, क्योंकि 2021 के अमेंडमेंट में आप जो है आप सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे थे डिवोर्स और विडोहुड को। अब जो बाकी के जो लोग हैं जो मैरिज किए हुए हैं, जो कि मैरिड हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। जब बात उनके बॉडी की है, जब बात वुमेन्स के बॉडी की है, उनके लाइफ की है, उनके फ्यूचर की है, सो वी हैव टू गिव देम प्रेफरेंस। दैट इज देयर डिसीजन टू डिसाइड। और इसीलिए रिगार्डिंग दिस अबॉर्शन, रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, ये डिपेंड नहीं करते कि वो विडो है, वो मैरिड है, क्या एस्पेक्ट्स है, क्या एस्पेक्ट्स नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस वो अबॉर्शन कर सकते हैं अप टू 24 वीक्स। दैट इज समथिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया इन दी सितंबर 2022। बट इसके बावजूद भी रिसेंटली काफी सारे सिंगल मदर्स को इश्यूज फेस हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुना तो देते हैं, बट जो अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस नहीं होता लोगों में। और ये अवेयरनेस की कमी के कारण जजमेंट्स का जो फायदा है वो मेटलाइज नहीं हो पाता। एंड दैट इज समथिंग जिसके बेसिस पर आज का आर्टिकल भी दिया गया था। With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of SATCOM, that is satellite communication, where the second question is regarding a scheme known as bind scheme.
Again, both these questions are based on current affairs. So इन questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया that also in the form of PDF you would get a link in the video's description also. So stay tuned for more content. Thank you.